फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 10। लेकिन एक बार भाई पिछला लेक्चर देख लेते हैं, है ना। लेक्चर 9 भाई, है ना। तो हमने लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था, ठीक है। फिर भाई आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है भाई। अब हमने फिर उसकी कुछ कन्वर्जन्स देख ली थी, ठीक है जी। और हमने इसकी वैल्यू भी देख ली थी डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से। और भाई फिर हमने प्रैक्टिस ही करा था जहाँ तक है ना। और भाई अच्छा हाँ, डेंसिटी का भी फॉर्मूला निकल जाता था कि डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया प्रधानमंत्री अपॉन राष्ट्रपति, या फिर प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन आर हो गया कांस्टेंट, और टी हो जाएगा टेम्परेचर, है ना भाई। अगर जो है गिवन गैस के लिए भाई मोलर मास फिक्स्ड है तो फिर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। और भाई सेम टेम्परेचर पर भाई डेंसिटी ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, है ना भाई। हमने वेपर डेंसिटी देखी थी। वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ लाइटेस्ट गैस हो गई हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो ये जो है डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन विद सेम टेम्परेचर और वो कंडीशंस। तो एक तरह से भाई ये सब कट जाएगा, क्योंकि ये भाई सेम कंडीशंस, तो पी कट गया, आर कट गया, टी कट गया, है ना भाई। बस मास बच जाएगा। तो वीडी ऑफ गैस इज मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, ठीक है भाई। और हमने भाई फिर कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ से शुरू होता है मेन लेक्चर आज का, है ना भाई। तो गैसियस लॉज, तो भाई पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और एन भी जो है वो भी मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है ना भाई। तो क्या हो गया कि पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, सब कुछ कांस्टेंट है ये, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो भाई एक तरह से अगर हम वहाँ पे ले जाएं तो पी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, या फिर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, तो इसका ग्राफ हाइपरबोला बनेगा। ये भाई अगर तुम अगर फिजिक्स कर रहे हो साथ में भाई, तो अभी ग्राफ से हुआ था भाई, तो तुम्हें तो पता ही होगा ऑब्वियसली यार, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं क्या ही समझाऊँ इसमें, है ना। और भाई इसे जो है बॉयल्स लॉ ये नाम ज़रूरी नहीं है, ये तो बस ऐसे लिखवा दिया सर ने, लेकिन इसे बॉयल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो भाई P1 V1 जो होता जाएगा P2 V2 हो जाएगा, क्योंकि भाई बाकी सारी चीज़ें जब अगर कांस्टेंट है तो फिर ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब भाई ये भी हमने वैसे फिजिक्स में पढ़ा था, लेकिन मैं वापस बता देता हूँ भाई। जैसे भाई अगर T1 T2 और T3 है ना, हम ये पी और वी में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो भाई ये एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, तो हमें बताना है। तो भाई ठीक है, ये तो कांस्टेंट ले लिया हमने वी को, भाई मान लो अगर हमने वी को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, वी को कांस्टेंट ले लिया हमने, तो हम यहाँ पे ये आया, ठीक है। तो भाई हम देख रहे हैं कि जो पी की जितनी वैल्यू बढ़ी है उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो T3 हो गया ज़्यादा देन T2 और ज़्यादा देन T1, ठीक है। अब भाई सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कांस्टेंट वॉल्यूम है और मोल्स भी सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो एक तरह से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये केल्विन में लेते हैं हमेशा, ठीक है। इसे गेल-ज़ाक लॉ बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू KT, K मतलब कांस्टेंट, तो P बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब अगर हम इस वाली फॉर्म में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन वाला है भाई, स्ट्रेट लाइन वाला है, अगर तुम भाई फिजिक्स कर रहे हो तुम्हें पता ही है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। और भाई यहाँ पे ये देखो ये डॉटेड क्यों है, ये पीछे तक क्यों नहीं आया ओरिजिन तक, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर इम्पॉसिबल टू अचीव, भाई 0 केल्विन जो टेम्परेचर है इम्पॉसिबल टू अचीव होता है ना। तो भाई जो P1 अपॉन T1 है इज इक्वल टू P2 इंटू अपॉन T2, क्योंकि भाई सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना, तो ये इन केल्विन है, ठीक है जी। इसे आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते थे, ठीक है। ये गेल-ज़ाक लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है भाई। अब भाई अगर मान लो 3 P और T का ग्राफ बन रहा है और 3 हमें दे रखी हैं वॉल्यूम्स, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें तो अगर भाई मैं T कांस्टेंट ले लूँ, तो P V1 का ज़्यादा है, फिर V2 का है, फिर V3 का है, तो भाई पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो भाई अगर हम P को नीचे ले जाएं तो भाई ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो भाई अगर P बढ़ेगा तो V घटेगा, P बढ़ेगा तो V घटेगा। तो भाई जिसका P सबसे कम है उसका वो जो है सबसे वॉल्यूम ज़्यादा होगी, तो V1 इज स्मॉलर देन V2 स्मॉलर देन V3। अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखना चाहें तो अगर मैं भाई प्रेशर कांस्टेंट ले लूँ, है ना, तो भाई प्रेशर कांस्टेंट ले लूँ तो फिर भाई जो टेम्परेचर V3 का सबसे हाई है और V1 का सबसे लो है, तो भाई अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है। अगर हम फॉर्मूले में ही देखें भाई V3 इज ग्रेटर देन V2 इज इक्वल टू V1, ठीक है भाई। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल्स भी सेम है, तो भाई अब ये वो हो गया, तो अब हो जाएगा V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, और भाई V इज इक्वल टू KT, V इज इक्वल टू V अपॉन T कांस्टेंट। अब भाई ये तो हमें पता ही है कि किसकी है, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। इन केल्विन लेंगे हम इसे, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, इसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। और भाई 0 केल्विन यूज तो इम्पॉसिबल होता है, इन केल्विन लेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है।
अब भाई अगर हम इसमें देखें, अगर P जो है हम उसको डिफरेंट लें, है ना, तो भाई अगर हम उसमें देखें तो भाई अगर मैं T जो है वो कर लूँ कांस्टेंट, तो V जो है V भाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम V को नीचे ले जाएं तो अगर V बढ़ रहा है तो P घटेगा, इसलिए भाई जो P1 है वो स्मॉलर देन P2 फिर P3, ठीक है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखना चाहें, हमने V कांस्टेंट कर लिया, ठीक है, तो अब हम टेम्परेचर के साथ जो है ये तो बढ़ता ही है, तो फिर P3 वही हो गया P3 ग्रेटर देन P2 P1, है ना। अब भाई कांस्टेंट P और T, ठीक है, ये क्वेश्चन में जहाँ तक है वो लिखा होगा, इसे बोल देते हैं सेम कंडीशंस। कांस्टेंट में मतलब अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट P और T है, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल इज ऑफ एनी मोल इज 22.7, या फिर भाई 22.4 लिख लो भाई, 22.4, ये हमने पहले पढ़ा था, है ना। गैस एट STP, है ना, ठीक है, ये हो गया भाई, ठीक है। अब इसके लिए भाई कंबाइंड गैस क्या होगा, कंबाइंड गैस इक्वेशन हो गई कि भाई अब जैसे भाई एक कंटेनर है उसमें P1 V1 और T1 है। अब भाई वहाँ से एक दूसरे कंटेनर में मैंने ज्वाइन कर दिया और P2 V2 T2 है उसमें, तो एक कंसीडर नो लीकेज ऑफ गैस, नो लीकेज ऑफ गैस है। अगर भाई नो लीकेज ऑफ गैस है तो भाई N1 जो मोल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना, ठीक है भाई, ये कनेक्टेड है, और नो लीकेज ऑफ गैस है तो फिर मोल्स तो सेम ही रहेंगे, तो N1 जो है यहाँ पे वो N2 हो जाएगा, ठीक है। N1 क्या होता है भाई, P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन RT2। ये कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया यहाँ पे भाई, PV इज इक्वल टू NRT से यार। अगर हम इसे n को निकालना है तो हम इसे यहाँ ले जाएंगे ना, बस ऐसे आया, ठीक है भाई। अब जो है भाई R तो कांस्टेंट होता है, तो फिर एक तरह से जो ये कंबाइंड गैस इक्वेशन आ गई, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तरह से ये आ गई। अब भाई क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, क्वेश्चन में V कांस्टेंट दे रखा हो तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। भाई जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखी थी ना, कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है P1 और V1 इज इक्वल टू P2 V2। भाई कांस्टेंट टेम्परेचर होएगा तो भाई P1 V1 इज इक्वल टू T2 V2 T2। तो फिर भाई हमें वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, तो भाई जो भी दे रखा होगा बस उसमें वो कांस्टेंट कर देना। भाई जैसे अब 300 मिलीलीटर ऑफ अ गैस इज 27 डिग्री सेल्सियस इन कूल्ड टू -3 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P1 इज इक्वल टू P2, फाइंड वॉल्यूम, ठीक है भाई। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कांस्टेंट प्रेशर V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2, ठीक है। V1 हमें दे रखा है 300 ml, T1 हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन भाई हमने बोला था हमेशा केल्विन में यूज़ करना है, तो 273 केल्विन प्लस कर देंगे तो 300 केल्विन हो गया, है ना। V2 हमें निकालना है, T2 भी हम कर देंगे 273 -3 तो 270, हम बस वो करेंगे, अभी वाला फॉर्म लगा दिया, 300/300 इज इक्वल टू V2 अपॉन 270, एक कट गया भाई, V2 आ गया 270 ml, ठीक है भाई। अब भाई a certain mass of a gas occupies a volume of 2L at STP। STP मतलब भाई टेम्परेचर जो है 273 K हो गया और P जो है 1 बार हो गया। टू वॉट टेम्परेचर द गैस मस्ट बी हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम कीपिंग P कांस्टेंट। P कांस्टेंट दे रखा है हमें, है ना। तो V1 इतना है, V2 जो है हमें बोला गया है a certain mass of a gas occupies a volume V1 2L डबल इट्स वॉल्यूम मतलब 4L हो गया, है ना भाई। हमें T1 दे रखा है, T2 निकालना है, बस हमने वही क्वेश्चन लगा दी, वो आ गया आंसर, ठीक है भाई। ये याद रखना बस कि जो है हम इसे हमेशा केल्विन में लेंगे भाई, केल्विन में लेंगे, सेल्सियस में ले सकते हैं, ठीक है भाई। इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 वॉल्यूम वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, वही फॉर्मूले में बस पुट कर दो भाई। टेम्परेचर जो है डबल हो गया, P जो है हाफ हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बस वही वो जो है फॉर्मूला उसमें पुट कर दिया भाई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ गैसियस एलिमेंट इज 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन अंडर सेम कंडीशंस। देखो अब सेम कंडीशंस आ गया ना, सेम कंडीशंस मतलब T और P सेम है। इफ़ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज ट्राई एटॉमिक, भाई तो एटॉमिक मास कितना होगा, तो D जो है गैस हुई है 5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो 5DO, ठीक है भाई। तो हम D का फॉर्मूला लगा देंगे, D का क्या होता है, तो प्रधानमंत्री अपॉन राष्ट्रपति, है ना। तो भाई 5 इंटू क्या है, पहले तो ये हमने भाई गैस से ये कट गया, ये भी कट गया, तो भाई क्योंकि सेम कंडीशंस हैं तो मोलर मास ऑफ गैस हो जाएगा 5 इंटू मोलर मास ऑफ O2, बस अब वो आ जाएगा 160 में निकल गया। अब हमें एटॉमिक मास निकालना है भाई, वो हमें ट्राई एटॉमिक बोला गया है, तो एक एटम का हो जाएगा 160/3, ठीक है भाई। मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन SO2 और ये तो मोलर वेट भाई तो दे रखा है, ये देने की जरूरत तो नहीं थी। इफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड ये कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2L, ठीक है। अगर सेम कंडीशंस है,
सेम कंडीशंस है भाई, तो मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम ही होंगे। तो एवोगाड्रो लॉ है ये, है ना, तो फिर 2L में भी 2N हो जाएंगे। अगर एक लीटर में N है तो फिर 2L में 2N हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब स्टोइशियोमेट्री अब शुरू होती है भाई। स्टोइशियोमेट्री है भाई अप्लाइड ऑन, पहले तो ये अप्लाइड ऑन बैलेंस केमिकल की रिएक्शन में होती है। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होती है। तो वर्ड स्टोइशियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, स्टोइशियन मतलब एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब मेजर। ठीक है। स्टोइशियोमेट्री thus deals with the calculation of masses, sometimes volumes also of the reactants and products involved। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखी है, इसे हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। ठीक है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं ना। अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3, है ना। अब हम ये भी देख सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6 ग्राम ऑफ, क्योंकि भाई 3 इंटू 2 6 ग्राम टू प्रोड्यूस 34 ग्राम, है ना, दिख रहा है ना ये सब। और भाई 22.4 लीटर, 3 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 24 लीटर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई नो मोल इज कंजर्व, नो वॉल्यूम इज कंजर्व, बस मास कंजर्व हो रहा है भाई। ठीक है भाई। अब जैसे भाई अभी हम कोई भी वो देखते हैं रिएक्शन, तो भाई हमें इसमें चीज़ें दिखनी चाहिए ना। 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 2 मोल है। तो अगर इसका वो निकालना चाहे मास, तो ये 16 ग्राम हो गया, 64 ग्राम, 44 ग्राम, 36 ग्राम। कैसे निकाल रहे हो भाई? पिछले रिवीजन करो भाई, फिर भाई इसमें जो है वॉल्यूम निकालना चाहे 22.4, ये 2 इंटू 20.44, 20.4 2 इंटू 20। अच्छा, ये तो पहले से लीटर में है, पहले से लिक्विड में मैंने मतलब, तो इसका वॉल्यूम नहीं निकल सकता। ठीक है। अब ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है भाई। अब भाई वही हमने डिफरेंट इक्वेशन को देख लिया ये निकालना। ठीक है भाई। अब इसका वही दे रखा है कि यहाँ से है मेन। ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 मोल्स ऑफ C4H10, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई। तो भाई C4H10 प्लस 13/2 O2 इज गिव्स 4 CO2 प्लस 5 H2O, है ना। तो हमें गिवन चीज़ क्या दे रखी है, 10 मोल दे रखे हैं हमें इसके। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें इसका वो निकालना है मास, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका भी मास निकालना है ना भाई। और हमें जो स्टैंडर्ड दे रखा है, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इसका 1 मोल है, 13/2 इंटू 32 ग्राम हो जाएगा इसका, अगर ग्राम में देखें हम स्टैंडर्ड। और इसमें भाई स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड हो जाएगा 5 इंटू 18 ग्राम हो जाएगा। स्टैंडर्ड पता है ना क्या था स्टैंडर्ड, ये इसे स्टैंडर्ड बोलते थे, है ना। तो भाई पहला मेथड है कि यूनिटरी मेथड से कर लो कि भाई अगर 1 मोल ऑफ C4H10 भाई 13 इंटू 10 ग्राम जो है भाई, 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के भाई 4 इंटू 22.4 लीटर ऐसे है, तो भाई 10 मोल बस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये हो गया यूनिटरी मेथड। दूसरा क्या है भाई, अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड से गिवन में भाई 10 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई बाकी चीज़ों में भी 10 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड भाई जो सबसे लाइक एक तरह से टिक टाइप ऑफ है, उसके लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इफ़ 10 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न्ड कम्प्लीटली देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ H2O एंड मोल्स ऑफ CO2। भाई CH4 जो है भाई इसका हमें दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, और भाई इसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है, इसके मोल निकालना है, इसका ग्राम निकालना है। अब भाई इसी का अगर हम भाई स्टैंडर्ड चीज़ें देखें तो इसमें स्टैंडर्ड भाई जो ग्राम है, अगर हम इसका कैलकुलेट करें, C का कितना होता है भाई, C का होता है 12, इसका हो गया 4, तो 16 ग्राम, है ना भाई। ये 2 इंटू O2 मतलब 2 इंटू 22.4 लीटर जो हमें निकालना है, उसका ही तो स्टैंडर्ड निकालेंगे ना। इसका 1 मोल और इसका 36 ग्राम, क्योंकि इसका ग्राम निकालना है ना। अब क्या है ये, अब हमें जैसे इसकी वॉल्यूम निकालनी है O2 की, तो भाई जो गिवन है इनटू जिसका निकालना है उसका स्टैंडर्ड, इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो इसका स्टैंडर्ड अपॉन जो गिवन है उसका स्टैंडर्ड। तो भाई 10 जो गिवन है इनटू जिसका हमें निकालनी है वॉल्यूम, जैसे इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो 2 इंटू 22.4 इसका स्टैंडर्ड अपॉन 16। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं तो जो गिवन है इनटू स्टैंडर्ड ऑफ जिसका निकालना है अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ जो गिवन है, तो 10 इंटू 1 अपॉन 16 हो गया भाई। ठीक है, देखो यूनिटरी मेथड का शॉर्टकट है एक तरह से ये। ठीक है, अभी भाई हर बार अभी क्वेश्चन में यार इतना लंबा कौन ही लिखेगा, है ना, इसलिए शॉर्टकट दे दिया। अब मास ऑफ H2O निकालना है, जो गिवन है इनटू बाय स्टैंडर्ड ऑफ जो निकालना है, और डिवाइडेड बाय भाई स्टैंडर्ड ऑफ जो गिवन है। ठीक है भाई, अभी रुको। अब जैसे भाई अभी क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसमें ये दे रखी है इक्वेशन, है ना। इसके भाई मोल्स ऑफ H2 निकालने हैं और मास ऑफ NH3 निकालना है। हमें भाई दे रखा है कि 560 ग्राम ऑफ N2 है।
ठीक है भाई। 560 ग्राम ऑफ N2 है, तो मोल्स हमें निकालना है। हमने इसका भाई वो निकाल लिया स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा भाई, पहले बैलेंस करेंगे फिर उसको स्टैंडर्ड निकाल लेंगे बस, है ना। तो 28 ग्राम 3 मोल 34 ग्राम, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है, इसके मोल्स निकालने हैं। तो क्या है, जो गिवन है और जिसका निकालना है उसका स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन जो गिवन है उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। तो गिवन को ठीक है, गिवन को जिसका निकालना है उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई और गिवन के स्टैंडर्ड से डिवाइड, बस ये है, ये एक तरह से ट्रिक है। अब भाई तुम्हें अगर चेक करना है ना, तुम यूनिटरी मेथड से करके देखो और सेम ही आएगा, ठीक है। तो भाई वही करेंगे। NH3 का हमें मास निकालना है, तो भाई गिवन इनटू स्टैंडर्ड ऑफ NH3 अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ गिवन भाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स। अब भाई अगर इसके भाई अब थोड़ा मैंने भाई ये एक तरीका है। अब भाई अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, जैसे मैं करता था कि भाई मोल्स ऑफ H2 गैस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, भाई अगर हमने N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है, और 20 मोल हमें दे रखे हैं इसके, ठीक है। तो भाई मैं करता था 20 मोल हमें से दे रखे हैं, तो फिर भाई मैं इसको बैलेंस कर लेता था। अब अगर ये 20 है तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो हम बैलेंस करेंगे ना, सॉरी 30 नहीं होएगा, ये हो जाएगा 60 ना, हाँ 30 ही होएगा, ठीक है भाई। तो अब भाई बस हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स निकालने हैं H2 के, तो फिर 30 आंसर आ गया भाई। देखो ये बस सीधा बैलेंस करके मैं ऐसे करता था, मैं अभी भी ऐसे कर देता हूँ। अगर जो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई अगर हम देखें, अगर अब स्टैंडर्ड वाली वो देखेंगे जिसमें बैलेंस रखा है, तो इसका हमने स्टैंडर्ड ऊपर लिख लिया, है ना भाई। अगर हम अभी भी देखें, जैसे अब यहाँ पे इसमें जो है इंटू 10 हो रहा है, तो इसमें भी अगर हम इंटू 10 कर देंगे, ये सेकंड मेथड था, और थर्ड मेथड से भी करें, तो अगर हम देखेंगे 20 मोल जो गिवन है इंटू स्टैंडर्ड ऑफ जो निकालना है अपॉन भाई स्टैंडर्ड ऑफ जो गिवन है, तो भाई 20 इंटू 3 अपॉन 2, इससे भी देखो 30 आ रहा है, तो भाई एक तरह से ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट मास ऑफ H2 व्हेन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस। ये तो भाई कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है हमें 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भाई, मास ऑफ H2 निकालना है। मास ऑफ H2 निकाल रखा है, ये गिवन है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड निकाल लें तो स्टैंडर्ड 2 इंटू 27 है, तो ये 2 इंटू 27 ये है ना। हमें सॉरी ये जो है ये स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम करेंगे भाई जो गिवन है इंटू स्टैंडर्ड ऑफ जो निकालना है अपॉन जो स्टैंडर्ड ऑफ जो गिवन है, तो 3 ग्राम आ गया, बस भाई ऐसे करना है भाई। चलो बाय बाय। स्टोइचियोमेट्री अभी शुरू हुई है, अगले रिवीजन में मिलते हैं। बाय 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 बाय।